गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाउ वाज टेस्ट? टेस्ट कैसा हुआ? टेस्ट दिया था अभी आज? यस सर। कैसा था? आसान था टेस्ट तो वैसे? यस सर। सारे हो गए? सर एक छोड़ा था सर शायद से। अच्छा, मतलब फुल स्कोर किसी का नहीं आ रहा है? क्यों भाई साकेत, तुम्हारा कैसा हुआ? तो दिया ही नहीं आज तो मैंने, क्यों? याद नहीं रहा था। तुम बहुत लापरवाह होते जा रहे हो हीरो। सर मैंने भी कल ही देना है। ये तो गलत बात है ना। नहीं सर, मेरी वो फिजिक्स की क्लास थी सर, वो सर को पहले ही बता दिया था, फिर मैंने रात का कहा था, फिर सर ने कहा नहीं फिर कल ही देना। चलो ठीक है, देखते हैं फिर कल। मैं तो सोच रहा था कि उसका सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों ने अभी दिया ही नहीं सबने, तो ठीक है। कल कितने बजे देना? तुम्हें कब देना है कल? क्या सर? कब देना है, कितने बजे असाइन हुआ है कुछ टाइम? सर बता देंगे दे देंगे। ओके जी, चलो। तो डिटर्मिनेंट मोस्टली हम लोग डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज कर रहे थे और इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे बात कर रहे थे। इसमें आई थिंक ये जो सामने 3 क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, इसमें से मिडिल क्वेश्चन बी पार्ट तो हो गया था क्लास में डिस्कस, इजंट इट? बोलो हाँ या ना। यस सर। व्हाट अबाउट ए एंड सी, कर लिया था आपने? यस सर, गेम 6 के थे। ए कैसे किया था? ए पार्ट जो है ये डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे? या से अगर मैं ए एंड सी की बात करूं, हाउ डू यू डू इट? किसका किसका हो गया पहले ए और सी पार्ट, जरा मुझे बताओ तो। सर सी हो गया था। सी हो गया था, अच्छा। ए एंड सी का जिसका इसका हो गया है वो लोग हाथ ऊपर करे हैं, मतलब जस्ट बताएं मुझे, आंसर कर, रिप्लाई करें। सी कैसे किया तुमने साकेत? सर उसके अंदर पहले तो हर एक रो को, मतलब पहली रो को ए से, दूसरी रो को बी से, तीसरी रो को सी से मल्टीप्लाई करके, फिर वहां से ए बी सी कॉमन लेके, फिर वहां पे 1 1 1 बन जाएगा ना, फिर उनका 0 बना सकते हैं। ठीक किया। वैसे तो देखो, अगर आप रो रिडक्शन वाले मेथड से जाएंगे वहां से भी होगा, ठीक है। और स्मार्ट वे करने का ये है जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर बी सी है, मैं सी पार्ट पहले डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए बी है। अगर यहाँ यहाँ ए आ जाए, यहाँ बी मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ सी, तो ए बी सी तीनों एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, तो उसको आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। इसलिए इसको ऐसे किया, इसमें ऑपरेशन क्या किया कि R1 इज रिप्लेस बाय a टाइम्स R1, बट आप जानते हो कि ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू a टाइम्स हो जाएगी, तो उसके लिए हमें 1/a बाहर मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर 1/a भी लिख दिया, इनटू R2 को मैं b से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो b टाइम्स R2, एंड R3 को मैं c से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ c टाइम्स R3, तो कोरस्पॉन्डिंगली 1/b और 1/c मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। अच्छा जी, ऐसा करने से हुआ क्या, ये डिटर्मिनेंट अब ऐसा हो जाएगा ना, यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, इधर ए मल्टीप्लाई हुआ थ्रू आउट, इसमें इसमें ए मल्टीप्लाई हुआ ना पूरा, तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए बी सी। यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर, बी क्यूब, ए बी सी। क्लियर, समझ आ रही बात? इसमें बी मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और यहाँ पर जब सी मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा थर्ड रो में सी स्क्वायर, सी क्यूब और ए बी सी। अब इसके बाद आप अगर यहां से ए बी सी कॉमन ले लो ना, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम, तब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू
बाहर आ जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी, और इधर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। ये आ गया, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो भाई चूंकि ये सारे एलिमेंट 1 हो चुके हैं तो 2 जीरो बनाना आसान है। यस सर। रो ऑपरेशन करो और 2 एलिमेंट 0 बनाओ, तो क्या क्या ऑपरेशन कर दें यहां पर देखो, तो आप बोल सकते हो कि R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 एंड R3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। ये ऑपरेशन के बाद रिडक्शन होके क्या आएगा बताओ, फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं आया, ए स्क्वायर ए क्यूब 1, यहां हो गया 0, R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, R3 माइनस R1 करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, और ये एलिमेंट हो गया 0। क्लियर है, यहां तक ठीक है? अब चाहे आप ऑर्डर का रिडक्शन कर दो, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर करोगे तो देखो, अगर मैं थर्ड कॉलम से एक्सपांड करता हूं तो ये 1 टाइम्स ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा, तो इट इज इक्वल टू, एक्चुअली ये आ गया तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब आप देखो तो फर्स्ट कॉलम से b माइनस ए फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं, यहां से b माइनस ए फैक्टर ले सकते हैं, यहां से c माइनस ए फैक्टर ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि b माइनस ए इधर भी फैक्टर है, b माइनस ए इसमें भी फैक्टर है, ये टर्म में भी b माइनस ए फैक्टर है और ये टर्म में भी b माइनस ए फैक्टर है। तो अगर इन दोनों में से b माइनस ए कॉमन निकाल लें, यहां पर b माइनस ए कॉमन निकालें तो क्या आएगा बोलो, अगर b माइनस ए फैक्टर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, सर a बी plus b और a square plus b square plus हाँ, तो ये तुम्हारा डेल्टा जो है, मैं यहाँ डेल्टा इक्वल टू, तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए तो आपने बाहर फैक्टर ले लिया, एंड देन यू आर लेफ्ट विद, ये हो गया b प्लस ए, यहां आ गया c प्लस ए, यहां पर आ गया बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन है ना, याद है, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, तो मैं यहां लिख दिया रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, बोलो यस सर। अब क्या करें, अभी कुछ और कर सकते हैं कि सीधे आप एक्सपैंड कर दें, एक्सपैंड करके तो आ ही जाएगा, बट अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर मैं लिखूं R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, तो ये फिर से आपको मिलेगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय, फर्स्ट रो को एज इट इज रखने दो, सेकेंड रो में दिस माइनस दिस करेंगे, a कैंसिल हो जाएगा तो यहां आएगा c माइनस बी, और यहां से देखो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ए सी माइनस ए बी, तो a टाइम्स c माइनस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब c माइनस बी टाइम्स c प्लस बी। यस और नो? यस सर। अब यहां से फिर से c माइनस बी फैक्टर मिल गया कॉमन कि नहीं, सेकेंड रो से c माइनस बी कॉमन आ रहा है, यस सर। तो अब तुम्हारे पास जो फाइनली मिल रहा है वो आ रहा है a माइनस बी, ये b माइनस ए इंटू सी माइनस बी को a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए लिख सकते हैं, आप अगर दिक्कत हो तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन।
और इसके अलावा व्हाट वी आर लेफ्ट, यहाँ पर b प्लस ए है, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर है, ये एलिमेंट 1 हो गया, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी लिटिल इजियर टू वर्क आउट। बता दो फाइनल आंसर क्या आएगा। साकेत ऐसे किया था तुमने कि तुमने कुछ और किया था? सर मैंने वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था वो सेकंड, वो जो ब्लैक वाला स्टेप लिखा हुआ सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो चलो ये सारा आप नोट कर चुके हैं कि मैं ये लाइन हटा रहा हूँ बेटा, स्पेस क्लियर कर रहा हूँ, है ना। अब अगले स्टेप में आई विल गेट, ये वाले को देखो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू सी अलग है, एंड माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, ये वाला टर्म को ये टर्म को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर आ गया, और इधर में जो भी है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस ए, ये तो रहेगा ही रहेगा। नाउ यू विल सी दैट b स्क्वायर एंड a स्क्वायर कैंसल्स विद a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, एंड यू विल गेट द आंसर। आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस a मल्टीप्लाइड बाई क्या आया, 2ab माइनस ab इज ab प्लस बी प्लस ए बी bc सी प्लस AB plus BC plus CA. So this is the final answer. ये वाले डिटर्मिनेंट का पूरा फाइनल एक्सपेंड होकर के ये आंसर आएगा। तो ऐसे आपको रो ऑपरेशंस को थोड़ा पेशेंस के साथ लगाना है, खास करके स्पेशली जब आप लर्निंग की फेज में हो, जब स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पूरा पेशेंस रखना है, लास्ट तक करना है। ये नहीं कि बीच में पेशेंस लूज कर गए, मल्टीप्लाई कर दिया या एक्सपेंशन नहीं कर दिया, वो नहीं, चेस करो पूरा, क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर तुम एक्सपांड कर दोगे तो प्रूफ तो हो ही जाएगा, मतलब आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन वो आंसर जो वैल्यू आएगी वो उस फॉर्मेट में आएगी। उसको करने के लिए आप फिर अलजेब्राइकली उसको फैक्टराइज वेक्टराइज करोगे, तो वो सब नहीं करना, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक रो रिडक्शन, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते जाओ, यू विल गेट द आंसर। तो ये वाला क्या था। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट मैं बता रहा हूँ ना, ये 2 तरह के डिटर्मिनेंट आपने यहाँ पर लर्न किए इस क्वेश्चन को करते समय, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं यहां फिर से इसको नोट कर लिया, मैं हटा दूं इसको। यस सर। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट कमिट टू मेमोरी, वैसे आपको मुश्किल ही है कि भूल पाएंगे क्योंकि बहुत बार आपके सामने आएंगे, बट स्टिल इनको सर्कुलेंट्स बोलते हैं या साइक्लिक डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो कुछ सर्कुलेंट्स आपको याद रहने चाहिए, गिने चुने होते हैं, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, उन्हीं से सारे बनते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि 1 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, क्या आया था इसका वैल्यू, ये वाला, ये a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसी पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको याद रखो। इसी तरह से एक देखो 1a स्क्वायर है ना, और इसको रिड्यूस करते इसमें एक सर्कुलेंट बन गया था 1a स्क्वायर a क्यूब, बोलो 1b स्क्वायर b क्यूब एंड 1c स्क्वायर c क्यूब। हेलो, बना था कि नहीं? यस सर। यस सर। इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई थी ये पूरा आया, ये पूरा तो आया ही आया था, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। साइक्लिक है इसलिए साइक्लिक एक्सप्रेशन ही बनेगा, बिकॉज देखो यहाँ पर अगर आप इसके 1 का फर्स्ट रो के कोफैक्टर देखो तो 5 डिग्री के हैं, बी स्क्वायर सी क्यूब सी स्क्वायर बी क्यूब, 5 डिग्री, तो 5 डिग्री का एक्सप्रेशन बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या था, ये क्यूबिक था इसलिए क्यूबिक एक्सप्रेशन बना साइक्लिक, ये क्यूबिक साइक्लिक है, साइक्लिक क्यूबिक एक्सप्रेशन। और ये तो क्यूबिक हो गया, लेकिन ये 5 डिग्री है, तो अगला वाला जो है वो 2 डिग्री का साइक्लिक एक्सप्रेशन होगा। 2 डिग्री का साइक्लिक का मतलब
वो 2 डिग्री का साइक्लिक आपका आया था, सॉरी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना? Yes, sir. और अब ए वाला पार्ट करो फटाफट जल्दी से, पार्ट ए। पार्ट ए करिए। सर ए का 0 आ रहा है। 0 आ रहा है? यस सर। अच्छी बात है, 0 आ रहा है तो पूरा गर्व से बोलो कि हाँ 0 आ रहा है। क्या किया? सर वही सेम सा करा था, पर फिर अभी मैंने वापस देखा तो मेरे को लग रहा है कि वो प्लस वाले को खोल भी अच्छा, सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, ये सी वाला, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे ना ऑपरेशन करके, आंसर आता, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट तो इसमें भी था। जैसे अगर इसको डायरेक्टली अगर आप बोलते हैं ऐसा कि R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1, तो रिड्यूस तो वहां से भी होता है। यहां पर जैसे ए स्क्वायर बी सी है, यहां पर आता बी माइनस ए, यहां पर आता बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर आता सी टाइम्स बी माइनस ए, ऐसे यहां पर आ जाता सी माइनस ए, यहां पर आता सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर आता ए टाइम्स सी माइनस बी। सी माइनस बी है, नहीं, बी टाइम्स सी माइनस ए, C माइनस बी टाइम्स सी माइनस ए। और फिर जब आप यहां से b माइनस ए कॉमन ले लेते और यहां से c माइनस ए कॉमन ले लेते, तो यहाँ 1 1, अरे A माइनस से आएगा। Yes, sir. B हाँ? times A minus C आएगा। हाँ, सर एलिमेंट 3 में। ठीक है, यहाँ नेगेटिव कर दो, है ना? तो तुम्हारे पास में कुछ ऐसा आया था, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए टाइम्स ए स्क्वायर बी सी, यहां पर आता 1 b प्लस ए एंड माइनस सर यहाँ भी A माइनस B है। माइनस बी आता, हाँ यहाँ माइनस है, माइनस सी आता है, और यहाँ पर Yes. आता 1, यहाँ सी प्लस ए माइनस B। माइनस बी। अब ये स्टेप पर आने के बाद में देखो, इस 1 की वजह से यहां 0 बना सकते हैं, है ना? इसको इसमें a मल्टीप्लाई करिए, इससे Yes, sir. सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 0 बन जाएगा। और इसको भी a मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब, और ये ऐसे 2 ऑपरेशन कर दो। एक तो कर दो R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस ए R2, और एक कर दो R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1, तो 2 0 बन जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ 0 बन जाएगा, और फिर उसके बाद रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास में एक यूनिक मेथड है एक्सपांड करने का। एक्सपांड करने का मेरे पास में हमेशा ऑप्शंस होगा, और इसलिए हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। बिल्कुल एक लीक पर नहीं चलना चाहिए, किसी बुक में दे दिया, कहीं हिंट दे दिया, किसी टीचर ने बोल दिया कि ऐसे करना तो ऐसे ही करना, ऐसा नहीं करना। अगर आप किसी के इंस्ट्रक्शंस को एकदम वर्ड बाय वर्ड फॉलो करने लगोगे ना, तब आप डिटर्मिनेंट में अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको एकदम स्ट्रेट ऑफ फॉरवर्ड, आपको पूरा कमांड हो जाए, उसके लिए अपना दिमाग को लगाओ और अपने डिसीजंस पर भरोसा रखो। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लेंदी होगा, बट ओके, उससे कॉन्फिडेंस, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। अब जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट में भी अगर चाहो तो आप सीधे ही रो ऑपरेशन करो तो भी आंसर आएगा, बट यस थोड़ा सा स्मार्टली रिड्यूस हो सकता है, जब वही है कि मिसिंग लेटर को ऑब्जर्व करो। अगर यहाँ ए मल्टीप्लाई हो जाए, अगर फर्स्ट रो में ए मल्टीप्लाई हो जाए, तो यहां भी एबीसी, यहां भी एबीसी, यहां पर बी मल्टीप्लाई हो जाए, रो 2 मल्टीप्लाइड बाय बी हो जाए, रो 3 मल्टीप्लाइड बाय सी हो जाए, तो देयर आर मेनी एलिमेंट विच कैन बी फैक्टर्ड आउट, और थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो आप यहां क्या बोलेंगे? दिस विल रिड्यूस टू, क्या करें, R1 रिप्लेस बाय ए R1, R2 रिप्लेस बाय बी R2, एंड R3 रिप्लेस बाय, बोलो, R3 रिप्लेस बाय CR3। ऐसा करने से क्या एडवांटेज मिल रही है मुझे?
1 अपॉन ABC मैंने किया सो दैट वैल्यू चेंज ना हो डिटर्मिनेंट की। यहां पर आ गया AB स्क्वायर C स्क्वायर ABC एंड AB प्लस AC। पहली रो समझ में आ रही है? यहां पर आ जाएगा BC स्क्वायर A स्क्वायर ABC एंड BC प्लस BA। यहां पर CA स्क्वायर B स्क्वायर ABC एंड CA प्लस CB। आई होप ये स्टेप तक सबको समझ में आ गया। Yes, sir. अब अगला स्टेप आप बताओ, बोलो। ABC कॉमन ले लेंगे। टेकिंग ABC कॉमन कहां से? Column 2. कॉलम 2 और 1 दोनों से Yes, sir. ले लो, फटाफट लो और देखो बात खत्म हुई कि नहीं। तो आपको बाहर मिलेगा ABC का होल स्क्वायर अपॉन ABC, है ना? और ABC जब यहां से कॉमन निकाला ABC तो आ गया BC, फर्स्ट एलिमेंट आया BC, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का है CA, थर्ड आया AB, और यहां तो रह गया 1 1 1 आफ्टर टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम हियर। तो यहां से भी ABC कॉमन आया और यहां से भी ABC आपने कॉमन लिया, दोनों जगह से, ये दोनों कॉलम से ABC बाहर निकाल दिया। अब ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, AB प्लस CA एंड AB प्लस BC, और यहां पर आ गया BC प्लस CA। बोलो हाँ या ना? अब अगला स्टेप बोलो। रोज को सब्ट्रैक्ट करके 0 बना दो। नहीं, ऐसा करो, C3 इज रिप्लेस्ड बाय C3। वैसे करने पे कोई गलती नहीं है, 2 0 बना के भी आ जाएगा, बट मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये ज्यादा स्मार्ट वे है। C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस C1, C3 रिप्लेस बाय C3 प्लस C1। तो क्या आ जाएगा ये बाहर तो आ गया ABC, इधर आ गया BC CA AB, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ है 1 1 1, यहाँ पर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, BC प्लस CA प्लस AB। तो सब तीनों सेम आ जाएंगे, है ना? आइडेंटिकल 2 कॉलम्स हो जाएंगे सीधा। हाँ, तो मैंने बोला यहाँ भी S आ गया और यहाँ भी S आ गया और यहाँ भी S आ गया। व्हाट इज S? वेयर S इज AB प्लस BC प्लस CA। एग्रीड और नॉट? तो ये S बाहर आ गया और वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि आफ्टर टेकिंग S कॉमन तुम्हारा आंसर आ जाएगा ABC इंटू AB प्लस BC प्लस CA इंटू अ डिटर्मिनेंट हुज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, 1 1 1 1 1 1, and therefore this determinant has value 0 0 into anything is 0, answer 0। तो जब आप जहां कहीं भी आपको लगेगा कि आप जो है वो ज्यादा एफर्ट वाले रास्ते पे जा रहे हो, ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, कैलकुलेशंस ज्यादा पड़ रही हैं, वहां पर आपको बस कुछ सेकंड के लिए सोचना है कि इज देयर सम स्मार्ट वे। मिले तो फॉलो करो, नहीं मिले तो मूव ऑन। इनिशियली ऐसे सोचते जाओगे, हर स्टेप पर डिसीजन लेना होता है, वो डिसीजन लेते समय आप थोड़ा सोच लो और फिर धीरे धीरे आपको अपने आप वो स्ट्राइक करेगा, अपने आप, जैसे जैसे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस होती जाएगी, अपने आप स्ट्राइक करेगी स्मार्ट पॉसिबिलिटीज। एनीवे, हाँ ये जरूर मैं बोल रहा हूं कि इसी क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास यहां से भी दूसरा रास्ता था। ये स्टेप के बाद में मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, ये स्टेप के बाद दूसरा ऑप्शन था क्या? ऐसा R2 रिप्लेस बाय R2 minus R1 and R3 replaced by R3 minus R1, ऐसा रास्ता भी था, 2 0 बन करके आंसर आता। और इतना ही नहीं,
एक जगह से और हमारे पास रास्ता, बिगिनिंग से ही ये रास्ता था, यहां से ही हम सीधे जा सकते थे, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1, मतलब किसी भी एक रो की हेल्प से रिमेनिंग दो रो को आप रिड्यूस करते और फिर उसके बाद में देखते कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोच रास्ता है। अब ये मैं नहीं बोलता कि जो, अब ये पॉसिबिलिटीज है, अब इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी कितना इफेक्टिवली रिड्यूस कर पाएगी डिटर्मिनेंट को, इस पर मैं अभी अपना डिसीजन नहीं दूंगा जब तक कि मैं उसको वर्कआउट नहीं करूंगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं। बट दिस इज फॉर श्योर कि दिस इज द स्मार्टेस्ट पॉसिबिलिटी, ये वाली, ये सबसे जल्दी रिड्यूस करेगी, बाकी भी रिड्यूस करेंगे थोड़ा एफर्ट करके। गोइंग अहेड, हाँ जी जल्दी आंसर करो। सर ऑड है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो सीधा ही 0 होगा। यस क्या हमने प्रूफ किया था क्या? यस सर कि ऑड होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक का 0 होगा, इवन होगा तो प्रूफ परफेक्ट किया स्क्वायर। था क्या? प्रूफ किया Yes. था क्या? प्रूफ किया था उस प्रॉपर्टी हो को? गया नहीं, था। प्रूफ नहीं किया था। नहीं यार। मैंने कर लिया था। प्रूफ करना पड़ेगा उसको, अगर आप उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते तो। अगर मान लो मैं बोलता हूं नहीं अप्लाई करो उस प्रॉपर्टी को, तो कैसे करेंगे? फिर इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा मान के फिर वो माइनस डेल्टा निकाल के फिर माइनस डेल्टा निकाल के कैसे बताओ? मैं मान लेता हूं, चलो ये मान लो डेल्टा है, राइट? अब क्या करें? -1 क्यूब इंटू डेल्टा करो और उसका फिर ट्रांसवर्स ले लो। -1 क्यूब इंटू डेल्टा करो, मतलब ट्रांसपोज इन्होंने बोला कि आप जो है हर रो से माइनस कॉमन निकालो, या हर एक कॉलम से माइनस बाहर निकाल लो, या हर एक रो को माइनस से मल्टीप्लाई करो, या हर एक कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा जब आप हर एक रो से माइनस बाहर निकालेंगे या -1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? बाहर में -1 का क्यूब हो गया। अगर मान लो मैं -1 कॉमन निकाल रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं taking -1 common from each row, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको पता है कि इसके सारे एलिमेंट का माइनस कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे तो इसी का ट्रांसपोज बन जाएगा, है ना? तो -1 क्यूब टाइम्स क्या आएगा बोलो? यहां रह गया 0, यहां आ गया -200, यहां आ गया 700, हेलो, यहां पर आ गया 200, यहां रह गया 0, यहां आ गया -50, यहां आ गया -700, इधर आ गया 50, इधर आ गया 0। इज दैट क्लियर? हमें ये पता है कि भाई वो जो ब्लैक वाली मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू और जो हमारी इनिशियल मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। हाँ, इसको बाद बोल दो आप इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट चेंज होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। हाँ सर। तो आपको यही चीज आ जाएगी, -1 का क्यूब होता है नेगेटिव नेगेटिव, और ये ऐसा बन जाएगा 0 -200 एंड 700 एंड ये आ जाएगा तुम्हारा 200 एंड 0 एंड -50, और ये आ जाएगा -700 एंड 50 एंड 0, ये आ गया। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ डेल्टा, यही ये है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। तो इसका मतलब है कि आपने क्या प्रूफ कर दिया कि डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा, and therefore 2 delta is equal to 0 and therefore delta equal to 0. तो for any odd order skew symmetric determinant, follow the same procedure. To show that it vanishes. तो हर रो से या हर एक कॉलम से माइनस बाहर निकाल लो और फिर ट्रांसपोज कर दो, दैट्स इट।
ठीक है, इसको एज ए प्रॉपर्टी अभी प्रूफ भी कर देंगे। प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी प्रूफ करने में कुछ नहीं है, इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखो क्या है। गिवन क्या है, अगर कोई बोले गिवन A is Aij n by n where n is odd such that Aj is negative of Aij, यही होता है ना स्क्यू सिमेट्री का कंडीशन। इसका मतलब होता है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। बोलो हाँ या ना। A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज सेम एज A का डिटर्मिनेंट, और माइनस A का डिटर्मिनेंट इज -1 to the power n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। आई होप यू रिकॉल। यस सर। ये प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं कि नहीं, K इंटू A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K रेज टू द पावर ऑर्डर टाइम्स डिटर्मिनेंट A। Yes. सर वो 5 वाला। कर चुके हैं ना इसको। यस ये सर। तो अब -1 की पावर n, n ऑड है, n ऑड है तो -1 की पावर n तो -1 हो जाएगा। तो यहां से आ गया डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट A एंड देयरफॉर डिटर्मिनेंट A इज 0। खत्म, ये प्रूव हो गया। दिस इज एलिमेंट मेथड से प्रूव हो गया। तो दिस वाज ओके। 8th क्वेश्चन हो गया। 8th में 7 तो आ गया था इसका आंसर, वो 2 आ ही नहीं रहा था। मतलब मैं 7 आ गया, 2 आ नहीं रहा था, मतलब रूट्स दे रखे ना, इसके गेम में करा था तो वहां से 7 तो दिख ही रहा था कि रो 1 माइनस रो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करके 7 तो दिख ही रहा था, लेकिन कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करके 7 तो दिख रहा था, लेकिन वो 2 नहीं दिख रहा था। अच्छा, जैसे वाला इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू -9 रूट अगर ये ना दिया होता तो दिखता नहीं, दिखता कि नहीं आपको। मान लो 1 -9 भी सेकंड दिख के लिए रहा मैं था। बोलूं कि ये नहीं दिया हुआ, इसको भूल जाओ, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तब क्या करते आप, जो भी सर करते उसी तरह से। हाँ, प्रॉपर्टी लगाते, बिल्कुल। कौन सी प्रॉपर्टी लगाते, कौन सी प्रॉपर्टी लगाते, तो ऑब्जर्व करते कि रोज के एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करो, तो x + 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। तो अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं R1 रिप्लेस बाय R1 + R2 + R3, तो ये डिटर्मिनेंट ऐसा आ जाएगा ना, x + 9 x + 9 x + 9 2x 2x 3 7 इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। Yes. अब अगर x + 9 कॉमन ले लो, x + 9 कॉमन ले लिया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 1 1 2x 2 एंड x 3 7। अब तो 2 भी दिख रहा है। अब दिख रहा है 2। अब 2 दिख रहा है, अब 2 दिख रहा है, बिल्कुल सही बात 2 है। भी दिख रहा है, -9 भी दिख रहा है, हाँ 7 तो दिख रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो बिना बिना एक्सपांड किए अब सारा कुछ दिख रहा है। और अदरवाइज अब पूरा ही अगर करना है तो 2 0 बना दो, तो C2 रिप्लेस बाय C2 - C1 कर दो, एंड C3 रिप्लेस बाय C3 - C1 कर दो। तो ये देखो x + 9 यहाँ रहने दो, और यहाँ आ जाएगा 1 2x, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया x - 2, यहाँ आ गया 3 - x, और यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0, और यहाँ आ गया 7 - x। अब ये ट्रायंगुलर बन गया कि नहीं। ट्रायंगुलर का वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो ये फैक्टर ही हो गया पूरा ना, x + 9 × x - 2 × 7 - x इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर यू हैव गॉट ऑल द रूट्स। -9 एक रूट है, एक 2 रूट है, और एक 7 रूट है। दैट्स इट। तो
डिटर्मिनेंट का रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन और रो ऑब्लिक कॉलम ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके रिडक्शन करने पर जितना ज्यादा क्वेश्चंस कर सको करो। अच्छा, आप मैंने बोला था एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के लिए किया था आप लोगों ने? नहीं सर, वो गेम्स में बहुत बिजी रह गया था सर। वो गेम्स के लास्ट में कुछ क्वेश्चन थे, वो तो हुए ही नहीं थे, मतलब टाइम लग गया था। और फिर वो टेक्सचुअल भी टेक्निकल 3 की भी सर एंड में बिल्कुल बहुत टफ हो गए थे सर, थोड़ा दिक्कत हो गई थी। तो नहीं जान, मैंने आपको क्या बोला था, इसीलिए मैंने गेम पर ज्यादा फोकस करने के लिए नहीं बोला था। मैंने बोला था कि एनसीईआरटी को करो पहले। बट एनीवे चलो कोई बात नहीं, अभी इसको करो, क्योंकि एनसीईआरटी करते हैं ना तो एनसीईआरटी पे रो ऑपरेशन पर और ज्यादा आपको मतलब कि कमांड हो चुका होता है अब तक। एनीवे अब आज जाके करो एनसीईआरटी। अभी भी एनसीईआरटी करोगे ना तो क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे। देखो, टफ क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है आपको, मतलब पूरा चैप्टर कराने के बाद में मैं क्वेश्चन दूंगा, आप वहां भी अड़ेंगे, मजा आएगा आपको करने में। बट रो ऑपरेशन पर प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। फटाफट आंसर करो 14th एंड 15th। 14th में जल्दी बताओ क्या करना चाहिए, क्या करेंगे 15 आप? तो दिख ही रहा है। 15 में तो वो सम करके उनका फिर वो कॉमन आउट ले लेंगे। हाँ, 15 में ये दिख रहा है, ये एलिमेंट का सम तीनों में सेम आ रहा है, या ऐसे रो वाइज सम करो तो भी सेम आ रहा है, कॉलम वाइज करो तो भी सेम आ रहा है। तो एक बार R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे, फिर कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बन जाएगा, फिर 2 0 बनाएंगे। चलो करो, कंप्लीट करो, जिन्होंने नहीं किया वो लोग फटाफट कंप्लीट करें। व्हाट अबाउट 14? 14 में सेकंड रो में से तो x + 7 कॉमन आ जाएगा। हाँ ठीक है, अगर मैं 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करूं तो ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो यही होना चाहिए कि यहाँ पर आपका x+7 कॉमन है। तो यहां से आएगा x+7 टाइम्स टेकिंग x+7 कॉमन फ्रॉम हियर, रो 2। और सर अगर R3 + R1 या R1 + R3 करेंगे तो तीनों 6 आ जाएंगे सर, वो भी कॉमन हो सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहीं पर एक ऑपरेशन और भी कर दो कि R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R3, R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखो, इसका और इसका सम करेंगे तो 6 आएगा, इसका सम 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा। तो यहाँ आ गया बेटा 6 6 6, और यहाँ पर आ गया 1 1 2, और यहाँ पर आ गया 2 + x एंड 2 एंड 4 + x। हेलो, यहां तक सबको समझ में आ रही बात? इक्वल टू 0। यस सर। अब इसके बाद में क्या करना चाहिए, यहां से 6 बाहर निकाल दो, टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम हियर। तो ये वाला भी 6 6 6 जो है ये बन जाएगा 1 1 1। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ 1 1 1 लिख सकता हूं। अब आप देखो तो 2 0 बन रहे हैं, 2 0 कैसे बन रहे हैं, चाहे जैसे 0 ही बना। बन रहा है और एक -7 में। तो अगर आप 2 0 बनाना चाहो, क्या ऑपरेशन करें इसके बाद, ऑपरेशन बोलो। बोलो ऑपरेशन बोलो। R1 रिप्लेस बाय, डायरेक्ट R1 ही नहीं दिख रहा है वो तो। हाँ क्या बोल रहे हो? x = 0 डायरेक्ट ही नहीं दिख रहा। तो मैं क्यों देखूं? हाँ दिख रहा है, x = 0 डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन अगर वो नहीं दिखता है तो R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 2R2। ऐसा करने से और रिड्यूस हो जाएगा, 6 टाइम्स x+7 ऐसे रहने दो, इनटू क्या आया R1 माइनस R2 किया तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, ये 1 1 2 ही रहने दिया। इसका डबल इसमें से गया तो यहाँ x आ गया, इसका डबल इसमें से गया तो यहाँ भी 0 आ गया, इसका डबल इसमें से गया तो यहाँ x आ गया। अब x कॉमन ही हो गया। अब तुम्हारे पास आंसर है 6x × x+7 टाइम्स ये जो आ रहा है 0 0 -1 एंड 1 1 2 एंड x कॉमन लिया यहाँ पर तो 1 0 1।
अब सोल्यूशन x इक्वल टू 0 एंड -7 आया, लेकिन ये तब जब ये 0 ना हो, तो ये भी चेक करना जरूरी है। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तब तो आइडेंटिटी हो जाएगी, तब तो इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। तो वैसे देखो तो इसका 0 वैल्यू है नहीं, क्लियर दिख रहा है, -1 टाइम्स तो 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है। तो अगर ये डिटर्मिनेंट 1 है तो फाइनल इक्वेशन यही बनेगा 6x into x plus 7 equal to 0, and therefore this is the answer। अब मैं ऐसे जो मुझे समझ में आ रहा है ना, मैं ऑन द स्पॉट वही कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि अगर मैं पिछले साल ये क्वेश्चन कराया होगा कहीं पर तो वो यही किया होगा, कतई जरूरी नहीं, क्योंकि इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से सॉल्व होगा। एनीवे 15th क्वेश्चन, ऑपरेशन बोलो। माइनस पी प्लस माइनस क्यू माइनस आर बाई 3 आ रहा है एक तो एक ऑपरेशन तो सीधे है कि R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड देन टेक 3x प्लस P प्लस Q प्लस R कॉमन फ्रॉम R1। तो ये ऐसा आएगा, जब आप ये रिप्लेस करोगे ना तो आ गया यहां पर 3x प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, क्योंकि जब ये तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 3x प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। जब आप ये तीनों को सम करोगे तो भी यही आएगा, और ये तीनों को सम करोगे तो भी यही आएगा। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट यही आ जाएंगे जो कॉमन आ गए। तो यहां आ गया 1, यहां आ गया 1, यहां आ गया 1, यहां पर आ गया Q प्लस एक्स, यहां पर आ गया R प्लस एक्स, यहां पर आ गया P प्लस एक्स, यहां पर आ गया R प्लस एक्स, यहां पर आ गया P प्लस एक्स, यहां पर आ गया Q प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, एक रूट तो आ गया, ये एक फैक्टर आ गया, तो इसको 0 करेंगे तो x की एक वैल्यू तो क्लियर दिख रही है कि x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ p प्लस क्यू प्लस r बाई 3, अरिथमेटिक मीन ऑफ p क्यू आर टाइम्स -1। बट इसके अलावा भी तो अभी रूट आएंगे कि बस यही रूट आएगा? दिस इज माई क्वेश्चन कि इसके अलावा रूट आएगा कि नहीं, क्योंकि अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू x में लीनियर है तो एक रूट आएगा, x में क्वाड्रेटिक है तो 2 आएगा, x में क्यूबिक है तो 3 आएगा। बट अभी जो आपके सामने सिचुएशन है उसमें क्या यहां से फर्दर ये एक्सप्रेशन x से इंडिपेंडेंट है या x पर डिपेंड करेगा? और इंडिपेंडेंट है सर, x पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं करेगा। इस बात को Yes, sir, जस्टिफाई करो, independent. इस बात को R2 जस्टिफाई करो। minus x R1 R3 minus x R1। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। अगर आप R2 को लिख दो R2 माइनस एक्स टाइम्स R1 एंड R3 को भी लिख दो R3 नेगेटिव x टाइम्स R1, तो आप शो कर सकते हो कि फर्स्ट रो विल रिमेन सेम, सेकेंड रो इसका x मल्टीपल इसमें से जाएगा तो यहां पर सिर्फ q मिलेगा, यहां पर r होगा, यहां पर p, ऐसे यहां पर r होगा, यहां पर p होगा, यहां पर q, और 3x प्लस p प्लस q प्लस r times this equal to 0। Since this determinant is independent of x, तो आंसर ये आ गया। अगर कोई बोले कि इसको पूरा फैक्टराइज करो, इस इक्वल टू 0 छोड़ दो, पूरा फैक्टराइज करके एक्सप्रेशन लिखो, तब तुम्हें इसको भी 2 कॉलम R2 C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 करके 2 0 बना करके सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज कर लेना और PQR में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो भी लिख देना। दैट्स इट। इफ इट इज रिक्वायर्ड, हियर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, यू हैड टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ x, यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, रूट आ गया इसका। सिक्सटीन 17 फटाफट।
16 में तो कॉलम अच्छा, साथ के साथ में गेम 5 में अगर कोई डाउट होगा ना गेम 6 में, वो भी आप बता देना मुझको। एनीवे पहले इसका आंसर करो, फिर बात। 16 में तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को एबीसी से मल्टीप्लाई करके फिर वहां से ऐड करके R3 C3 is equal to C1 plus C2 होगा। 17 16 करते समय देखो, यूजुअली जब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए? प्राइमरी टारगेट होना चाहिए कि किसी एक रो के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं। ये सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। अगर ये हो जाए, सारे एलिमेंट सेम हो जाए, तो उस सेम एलिमेंट को बाहर निकाल करके उस रो में या उस कॉलम में 1 1 1 हो जाएगा, फिर एक 1 के हेल्प से रिमेनिंग एलिमेंट को 0 बना देंगे, फिर रिडक्शन हो जाएगा। दिस इज वन प्राइमरी टारगेट, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल पॉसिबल केसेस। तो दूसरे केस में फिर हम सोचते हैं कि चलो किसी एक 1 1 एलिमेंट या कोई एक एलिमेंट को 1 बनाते हैं और उस 1 की हेल्प से उसकी रो या उसके कॉलम वाले रिमेनिंग एलिमेंट को 0 बनाए रो ऑपरेशन से, फिर रिड्यूस करें। यही दो बेसिक टारगेट होता है, किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को सेम बना लेना। अब यहां पर देखो तो सेम बनाने का क्या है सेम, देखो है कि नहीं? बोलो, इस डिटर्मिनेंट में क्या ऐसी कोई रो या कॉलम है जिसके सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हैं? C3 हाँ, C3 C3 में सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हैं। सो कैन वी टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम देयर? लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा। ये सर C1 C2 में सीधा ABC मल्टीप्लाई नहीं, करेंगे और फिर क्यों लंबा हो जाएगा वैसे, ये बताओ क्यों सोच लिया, बिना बिना प्रोसेस किए हुए बोल दिया लंबा हो जाएगा? नहीं, आपने पहले कहा था ना कि पहले 1 1 1 बनाओगे, आपने पहले कह दिया था कि भाई आप पहले 1 1 1 बनाओगे फिर 2 को 0 करोगे। हाँ, नहीं 2 को 0 करूंगा ये जरूरी थोड़ी है, वो तो जब कुछ नहीं बनेगा तब तो 2 को 0 करूंगा। अगर मैं AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेता थर्ड कॉलम से, तो मेरे को ये मिलेगा ना 1/A 1/B 1/C 1/B प्लस 1/C 1/C प्लस 1/A 1/A प्लस 1/B, और यहाँ 1 1 1 तो आया फिर वहां से R1 प्लस R2 भी कर सकते हैं। C1 प्लस C2। यस सर, C1 प्लस C2। हाँ, तो इसके बाद आप कर दो क्या, C2 इज रिप्लेस बाय C2 प्लस C1 कर दो, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। कॉमन ले लो। हाँ जी, तो ये आ गया तुम्हारा AB प्लस BC प्लस CA, और फिर 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C टाइम्स क्या आ जाएगा, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया कि नहीं? बोलो हाँ Yes, क्या, yes, वैल्यू 0 हो गई कि नहीं हो गई? yes. ये भी छोटा। बहुत ही छोटा हो गया, सिंपल सा, एक लाइन खत्म हो गया। तो दूसरा तरीका वो भी है, दूसरा तरीका भी है। क्या किया था तुमने, क्या किया था, कुछ बोल रहे थे तुम? कॉलम 1 कॉलम 2 को ABC से मल्टीप्लाई। हाँ, कॉलम 1 कॉलम 2 को ABC से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। अच्छा, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर रहे हो ना, तो उसमें फ्रैक्शंस के फॉर्म में कम से कम हो तो ठीक रहता है। तो P/Q टाइप का एक्सप्रेशन है तो डिनोमिनेटर से फ्री करना होता है, तो वो एक तरीका है कि यहां पर हम ABC मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, और इसमें भी ABC मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर हम क्या करेंगे भाई, बाहर हम ABC का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ऐसे 1/this कर देंगे, और फिर यहाँ ABC जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, BC CA AB,
और यहाँ क्या आएगा, ABC से मल्टीप्लाई किया तो AC प्लस AB, यहां पर आ जाएगा ABC तो AB प्लस BC, और यहां पर आ जाएगा BC प्लस CA, और यहां पर जो भी है, अब आप समझ गए होंगे आंसर आ गया कि नहीं। अब तो समझ में आ गया ना क्या करना है। अगर आप कॉलम 2, फिर से कॉलम 2 को लिख दो, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, तो ये ऑपरेशन करने के बाद कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे। कॉलम 2 बिकम आइडेंटिकल टू कॉलम 3 एंड देयरफॉर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये भी तरीका है, वेल बिल्कुल सही है। तो ये 16th क्वेश्चन हो गया। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको क्लियर है ना। यस आगे बोलो फिर क्या करें। नेक्स्ट 17th में क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करें। ABC तीनों को 1 डाल दो और उसके बाद कुछ ABC तीनों को 1 डाल दो, फिर वहां से कुछ हो सकता। 1 ही क्यों डाल दें। 0 डालोगे तो फिर तो के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों 0 चलेंगे। ABC जो है वो तीनों में से किसी को 0 तो नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 डालने पर RHS वैनिश कर जाएगा, तो K डिटरमिन नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये है कि वेन एवर यू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट, जब किसी डिटर्मिनेंट को आप एक्सपैंड करते हो तो LHS इक्वल टू RHS लिखते हो, तो एक आइडेंटिटी होती है। तो आप बोलोगे सिंस इट इज आइडेंटिटी इन ABC, सिंस इट इज एन आइडेंटिटी इन ABC, and therefore must hold good for all values, all real values of ABC। तो हम ABC की जगह पर कुछ भी सुटेबल वैल्यू डाल के K इवेलुएट कर सकते हैं। सो टू इवेलुएट K पुट A को अगर मैं 1 पुट कर दूं और B को भी 1 पुट कर दूं और C को -1 पुट कर दूं, 1 1 1 भी पुट कर सकता हूं, बट अगर मैंने -1 पुट कर दिया तो LHS मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा, B प्लस C 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया, A 1 है तो 1 1, ये B 1, ये 1 हो गया, C प्लस A 2 हो गया, C प्लस A भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, A प्लस B 2 आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया, रादर 4 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू RHS हो गया K मल्टीप्लाइड बाई ABC का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1, एंड ये वाला तो 1 हो जाएगा ना, A प्लस B प्लस C इज 1 का क्यूब इज 1, तो -K की वैल्यू आ गई यहां से। देखो अब ये इवेल्युएट तो कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को, चाहो तो -2 हाँ, कितना आ गया, -4 -2 चेक कर लो भाई करके, चाहे डायरेक्टली एक्सपेंड कर दो तो भी आ रहा है, और अगर चाहो तो 2 0 भी बना सकते हो। अगर आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C2, अगर ऐसा कर दोगे ना तो यहाँ पर दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 4 की जगह 3 आ जाएगा, 3 इस ऑपरेशन के बाद। अब इसके बाद 2 0 हो गया तो एक्सपांड कर दो फर्स्ट रो से एक्सपांड कर दो, तो आ जाएगा ये दिस इनटू 3 - 1 2, और इसका कोफैक्टर -2, तो -2 इज इक्वल टू -K, तो K इज इक्वल टू 2।
मतलब ये है कि ये क्वांटिटी, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो आ रहा है 2abc टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। तो जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्वेश्चन तो हो गया अपना, क्वेश्चन तो अपन ने कर दिया, बट अब यहां से एक क्वेश्चन जन्म लेता है, आपके दिमाग में भी आएगा कि भाई अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना होता है ना, या प्रूव करना होता, प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 2abc इंटू a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, या इसकी वैल्यू निकालो और शो करो कि इसकी वैल्यू 2abc इंटू a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है विदाउट एक्सपेंशन, तब कैसे करेंगे? ये आपके लिए एक टास्क है, ये आपके लिए एक टास्क है, कैसे करेंगे वो बताओ। बताओ मतलब आपके लिए होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप करना है ना, फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, चलेगा? वैसे क्या आपको थोड़ा कुछ कुछ स्ट्राइक कर रहा है क्या? थोड़ा सा ध्यान देखो तो तुरंत कुछ बात तो स्ट्राइक कर जाती है, जैसे कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने पर ये स्ट्राइक कर जाएगा कि ये फैक्टर मेरे को मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, कैसे? इनको देखो जरा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का डिफरेंस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होता है, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो दिस माइनस दिस करोगे तो बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए, और इसमें से ये जब जाएगा इस वाले में से, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां भी बी प्लस सी आएगा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो जीरो आएगा। तो वेन एवर यू डू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट C1 is replaced by C1 minus C2, then you'll get A plus B plus C common factor in C1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। यस सर। और एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आप बोलते हो कि C3 is replaced by C3 minus C2, मतलब मैंने कॉलम 2 को वेपन बना लिया, हथियार बना लिया, कॉलम 2 के एलिमेंट की हेल्प से कॉलम 1 को रिड्यूस किया और कॉलम 3 को रिड्यूस किया। तो यहां पर देखो, यहां दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस करेंगे तो यहां पर बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी माइनस सी माइनस ए आएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, फिर से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। कहां से आएगा कॉमन? फ्रॉम C3। तो जैसे कॉलम 1 से ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, कॉलम 3 से ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब नहीं, क्यूब नहीं स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद जो फैक्टर्स बनेंगे है ना, उसको कॉमन निकालने के बाद जो थोड़ा रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आएगा उसको ऑपरेट करेंगे, वहां पर आप अकल लगाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा एक तरह से बोलते हैं ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन वाली स्टेज में डाल दिया, स्टैटिक से काइनेटिक के, ठीक है ऐसे सोचो और आगे कर जाओ। तो इसको आप में से हर कोई करेगा आज ही जाकर के क्लास के बाद, ठीक है? सो इट इज 17th क्वेश्चन, आगे बढ़े, बोलो। यस सर। ठीक है, बट मेक श्योर कि ये क्वेश्चन आज ही करो, ठीक है? और हो जाए तो मुझे वो लास्ट का ये 2 स्टेप तो शुरू का मैंने बता ही दिया आपको, उसके बाद वाले स्टेप्स ऐसे मेरे को रिप्लाई कर देना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अगर हो जाए तो, नहीं हो जाए तो भी बता देना कि यहाँ अड़ रहा हूं या ये दिक्कत है, तो मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। एनीवे, गो अहेड, नेक्स्ट। इसका आंसर को जल्दी से, क्विक।
अब ये 4/4 का है ना, इसमें तो एक्सपैंड करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, सॉरी, एक्सपैंड करना इज नॉट एन ऑप्शन। 3/3 में तो एक्सपैंड भी कर लो आप, 4/4 को तो एक्सपैंड करना है सुसाइडल, उसमें 3/3 के डिटर्मिनेंट को फैक्टर में आते रहेंगे तो आप तो पागल। तो इसमें तो आपको रो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और कुछ कर ही नहीं सकते। बट हाउ डू यू गो बाय दिस क्वेश्चन, जल्दी बताओ मुझे। It is a symmetric determinant. आकांक्षा, आकांक्षा, स्टैंडर्ड तो वही ट्राई कर सकते हैं जीरो बनाने का, पर कुछ और मतलब x इज इक्वल टू 0 तो चलो दिख ही रहा है। x = 0 सोल्यूशन है, वो तो दिख ही रहा है, तो उसको मत देखो। देखने वाली बात यह है कि अगर आप फर्स्ट रो में a1 मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड रो में a2 मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड रो में a3 मल्टीप्लाई कर दो, फोर्थ रो में क्या बोल रहा हूँ, a4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना, 1/a1 a2 a3 a4, और ये कैसा बनेगा, x + a1, और यहाँ पर a1, यहाँ पर a1, यहाँ पर a1, यहाँ क्या आएगा, a2 x + a2 and a2 a2 a3 a3 x + a3 a3। पहले मुझे बताओ, ऐसा करने से कोई एडवांटेज मिल रही है नहीं, मतलब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सम आ जाएगा सबका बाहर। हाँ, अब तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि हर एक कॉलम के एलिमेंट का सम सेम है, ये समेशन भी वही है, ये समेशन भी वही, ये समेशन भी, और वो क्या है, x + a1 + a2 + a3 + a4। तो if I apply r1 replaced by r1 + r2 + r3 + r4 and then take x + sigma ai, a1 + a2 + a3 + a4 कॉमन ले लें फ्रॉम r1, तो तुम्हारे को ये मिलेगा ऐसा, x + a1 + a2 + a3 + a4 डिवाइडेड बाय a1 a2 a3 a4 टाइम्स, यहाँ रहेगा 1 1 1 1, यहाँ क्या आएगा, a2 x + a2 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 a3 a3 x + a3 a3 and a4 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 x + a4 0। ये आपका इक्वेशन ऐसा आ गया। अब क्या करना है,
अब तो स्टैंडर्ड केस बन गया। स्टैंडर्ड केस इन द सेंस व्हेन ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो आर आइडेंटिकल, तो एक को छोड़ के बाकी सारे जीरो बनाए जा सकते हैं। तो आप लिख दो C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1 एंड C4 रिप्लेस बाय C4 माइनस C1। कर सकते हैं ऐसा? ऐसा करते ही ये एक क्या बन जाएगा? हेलो, क्या बन जाएगा भाई, जल्दी बताओ। थर्ड ऑर्डर का हाँ, ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा। ऑर्डर रिड्यूस की बात छोड़ो बेटा, वो ट्रायंगुलर बन जाएगा। करके देखो, बड़ा मजा आएगा। फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा ना, सेकेंड कॉलम रिड्यूस होगा ऑब्वियसली, सर रिड्यूस होगा। ट्रायंगुलर बन हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीरो। ट्रायंगुलर बन हाँ, ट्रायंगुलर बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा जीरो, यहाँ पर आ जाएगा जीरो। और थर्ड कॉलम में भी करोगे तो दिस में से दिस जाएगा, देखो ना, तो 1 माइनस 1 जीरो, A2 माइनस A2 जीरो, यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा जीरो, तो जीरो और जीरो, x जीरो। और फोर्थ कॉलम करोगे तो दिस माइनस जीरो, A2 माइनस A2 जीरो, A3 माइनस A3 जीरो, एंड x प्लस A4 माइनस A4 x। तो इट इज अ ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट। ये सारे एंट्रीज जीरो हैं, देखो ये सारे एंट्रीज जीरो हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब, है ना। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स क्यूब। तो तुम्हारे पास आंसर है एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाई A1 A2 A3 A4 इक्वल टू 0। तो आपके 3-4 रूट आ गए, x equal to 0 0 0 and negative of A1 plus A2 plus A3 plus A4। 3 रिपीटेड रूट है और एक डिस्टिंक्ट रूट है। ठीक है जी, क्लियर है? यस Yes. ओके जी, ओके जी, ओके। तो ये है कि एक्सपेंशन पर काफी सारे सवाल आपने किए, जो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ में थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अब जैसे 18th एंड 19th जो क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलता, बट दे आर गुड वन, राइट। तो आप जरा अपना दिमाग लगाइए। 2 क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा का पूरा 6 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए, 6 मिनट फॉर दीज 2 क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं कौन आंसर करेगा। अगर आप एक भी सही आंसर कर जाओगे तो इट इज गुड वन, दोनों कर जाओगे इट इज फैंटास्टिक, ऑसम। एटीन्थ क्वेश्चन में दिया कि C62 9D4 7-2E, these are the 3 digit numbers। मतलब CDE जो है they are digits from 0 to 9, right? And these 3 numbers are divisible by K। ये भी K एक इंटीजर K से डिविजिबल है, ये भी इंटीजर K से डिविजिबल है, ये भी इंटीजर K से डिविजिबल है। Then show that the determinant given, ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, बिकॉज इसके सारी एंट्रीज इंटीजर्स हैं, तो अगर कोई डिटर्मिनेंट हैविंग इंटीजर वैल्यूज, उसकी वैल्यू भी इंटीजर ही आएगी। अगर किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट इंटीजर है, इंटीग्रल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, उसका डिटर्मिनेंट भी इंटीजर ही आएगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यूज जो होती हैं वो उसी के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स का सम होती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू उनके एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम होती है। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुमको मैं बताऊं, मान लो अगर एक डिटर्मिनेंट है ऐसा, ध्यान से सभी लोग देखो, मान लो इसके एलिमेंट है A1 B1 C1
A2 B2 C2 and A3 B3 C3, इसके डिटर्मिनेंट, इसमें कितने एलिमेंट हैं? देयर आर 9 एलिमेंट्स ना, AIs, BIs and CIs where I is either 1 or 2 or 3, तो 9 एलिमेंट हैं टोटल। वो एलिमेंट में हमने सिंबॉलिक नोटेशन ABC यूज किया है, सबस्क्रिप्ट जो है 1 2 3 है ऐसा। तो 3 सबस्क्रिप्ट मैंने यूज किए हैं, 3 वेरिएबल्स यूज किए हैं, और 3 सबस्क्रिप्ट 3 वेरिएबल के परम्यूटेशन से मैंने 9 एलिमेंट बना दिया। 3 × 3 9, हर वेरिएबल के साथ में एक बार सबस्क्रिप्ट 1 लिया, एक बार 2 लिया, एक बार 3 लिया। अच्छा जी, अगर मैं 1 सेकेंड ऐसा, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं और इस सर्कल पे 1 2 3 लिख दूं, ठीक है, तो 1 2 3 के 3 साइक्लिक परम्यूटेशन होंगे, 3 परम्यूटेशन होंगे, एक 1 2 3, एक 2 3 1 और एक 3 1 2। ये तीनों क्लॉकवाइज परम्यूटेशन बोले जाते हैं, क्लॉकवाइज। और ऐसे 3 काउंटर क्लॉकवाइज परम्यूटेशन भी होंगे 1 2 3 के। कैसे? 1 3 2, इसी में 2 और 3 को इंटरचेंज कर दो, ऐसे 2 1 3 और एक 3 1 3 2 1, ये काउंटर क्लॉकवाइज परम्यूटेशंस हैं। तो जो मैंने बताया था आपको कभी कि डिटर्मिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रुप थियरी से डेवलप हुआ है। ग्रुप थियरी मतलब सर्टेन ऑब्जेक्ट के ग्रुप्स करके और उसके परम्यूटेशंस को कंसिडर करो। जो साइक्लिक परम्यूटेशन होते हैं, मतलब जो क्लॉकवाइज परम्यूटेशन है, मान लो उनको पॉजिटिव मान लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो, क्योंकि डिजिट्स वही है, वेरिएबल्स वही है, ऑब्जेक्ट्स वही है, सिर्फ परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन को साइन असाइन कर दो, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब जरा देखो इसकी वैल्यू क्या, कोई बोले इसकी वैल्यू क्या, तो मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू जो है वो ऐसे आएगी, ABC 6 बार लिख दो। अब ये 6 बार क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपसे? क्योंकि 1 2 3 के 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे। अगर मैं बोलूं कि ये 3 नंबर्स हैं 1 2 3, तो इसके कितने परम्यूटेशंस हो सकते हैं? तो आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। वो जो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स है वो यही है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2 2 1 3 3 2 1। ये 3, इसमें से 3 क्लॉकवाइज है और 3 एंटी क्लॉकवाइज है। तो ABC के साथ में 1 2 3 जो सबस्क्रिप्ट है उसको एसोसिएट करने के 6 ही तरीके हैं। तो मैंने ये 6 बार लिख दिया। अब इसमें लिख दिया मैंने 1 2 3 1 2 3, और इसका काउंटर क्लॉकवाइज क्या है? 1 3 2, और फिर 2 3 1 2 3 1 क्लॉकवाइज है, और 2 1 3 काउंटर क्लॉकवाइज है, और 3 1 2 क्लॉकवाइज है, और 3 2 1 काउंटर क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। तो यहां पर माइनस कर दो, यहां पर प्लस कर दो, यहां पर माइनस कर दो, यहां पर प्लस कर दो, यहां पर माइनस कर दो। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। करके देख लो, इस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी, यही। तो वही 9 एलिमेंट्स हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, वही 9 एलिमेंट। देखो तो कितनी बार लिखे गए? हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिटन द एलिमेंट्स? आई हैव रिटन द एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हियर, 3 हियर, तो 3 6 18 टाइम्स। इस पूरे एक्सप्रेशन में एलिमेंट्स को 18 बार लिखा गया है, और 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं इन टोटलिटी। इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट को कितनी बार लिखा गया है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईच एलिमेंट इज रिटन हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, ट्वाइस। और इंटरेस्टिंग बात है कि हर एक एलिमेंट 2 बार अपीयर हो रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन में। एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस। एक बार वो प्लस साइन के साथ, एक बार साइक्लिक ग्रुप में आ रहा है, एक बार नॉन साइक्लिक ग्रुप में आ रहा है, मतलब एक बार क्लॉकवाइज ग्रुप में आ रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज ग्रुप में आ रहा है। देखो जैसे A1 यहां पर क्लॉकवाइज वाले में है, तो यहां पर A1 काउंटर क्लॉकवाइज में है। ऐसे B2 देखो, B2 यहां पर क्लॉकवाइज में है, तो कहीं ना कहीं B2 काउंटर क्लॉकवाइज में होगा। कहां पर है? यहां पर देखो, यहां
ऐसे B3 C3 मान लो, C3 यहाँ पर क्लॉकवाइज वाले में है तो C3 किसी न किसी जगह पर काउंटर क्लॉक के साथ भी होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वो 9 एलिमेंट में हर एलिमेंट को एक बार क्लॉकवाइज ग्रुप में, एक बार एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशन में रखा गया है। इस वजह से, और चाहे जैसे एक्सपांड करो, चाहे यहां से एक्सपांड करो, चाहे यहां से 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 करो, ये एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं होगा, यही एक्सप्रेशन बार बार आता है। और यही वजह है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू रो या कॉलम से एक्सपेंड करने से फर्क नहीं पड़ती है, सिर्फ उनका पोजीशनिंग ग्रुपिंग इधर उधर होगा, लेकिन एट द एंड वही होगा कि एवरी एलिमेंट विल अपीयर वंस विद पॉजिटिव साइन, वंस विद नेगेटिव ग्रुप, इसलिए नेट वैल्यू सेम आती है। ये बात समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में आने के बाद आप बहुत सारे बहुत हेवी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे एट द एंड। ठीक है, एनीवे ये तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बात आ गई इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। हाँ ये जरूर है कि बिकॉज अगर ये सारे एलिमेंट इंटीजर हों तो ये सारे प्रोडक्ट्स इंटीजर आएंगे कि नहीं आएंगे? ये टर्म भी इंटीजर आएगा, ये टर्म भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर आएगा, और इंटीजर्स का सम डिफरेंस इंटीजर होता है, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इंटीजर होगी। इसी तरह से आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट रैशनल नंबर हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रैशनल नंबर होगी। अगर किसी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट इररेशनल नंबर हो तब नहीं बोल सकते, क्योंकि इररेशनल नंबर का इररेशनल के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करके रैशनल भी आ सकता है। तो दो चीजें कंफर्म है, सारे एलिमेंट इंटीजर है तो वैल्यू इंटीजर आएगी, सारे एलिमेंट रैशनल है वैल्यू रैशनल आएगी, सारे एलिमेंट रियल है वैल्यू रियल आएगी। चलिए अब ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर करिए। टोटल 5 मिनट अभी भी मैं दे रहा हूं, क्योंकि इतना टाइम तो मैंने कंज्यूम कर लिया आपका, तो 5 मिनट जल्दी आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। हाँ जी, क्या सोचा, कुछ सोचा? नहीं सर, नहीं सोचा? मतलब सोच रहे 2 सेकंड बाद। ओके ओके, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि आप एकदम सरेंडर कर जाएंगे। लग रहा है थक गए हो तुम लोग। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा एक छोटी सी बात की तरफ आपका अट्रैक्शन ले जाना चाहता हूँ। ये जो C62 है, ये 3 डिजिट के नंबर है, तो इट इज 100C प्लस 60 प्लस 2 है। 60 मतलब 10 into 6। ऐसे ही जो 9D4 है, ये है 900 into 9 प्लस 10 into D प्लस 4 है, और जो 72E है ये है 100 into 7 प्लस 10 into 2 प्लस E है, और ये तीनों नंबर k से डिविजिबल है। बताइए, k मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर I1 है, ये k मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर I2 है, और ये k मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर I3 है। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए था, इतनी बातें तो आप जानते ही हैं 11th में जो डिस्कशन हुआ है। अरे बोलो भाई, फटाफट बोलो, इधर इंटरेक्ट करते रहो, साफ इतना पता है, इतना कर लिया था आपने। इसका मतलब है कि अगर किसी रो के या किसी कॉलम के एलिमेंट्स में अगर ये तीनों आ जाएं रिस्पेक्टिवली, मतलब है उस रो या कॉलम में के फैक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब जरूर इस डिटर्मिनेंट को मुझे अगर के टाइम्स इंटीजर दिखाना है, तो हमें कोशिश करनी होगी कि इस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो के सारे एलिमेंट रिस्पेक्टिवली उसमें के कॉमन आ जाए। तो मैं अगर कोशिश करूं कि ये एलिमेंट सर और रो ये 1 का 100 R1 प्लस
10R3 plus R2. मतलब तुमने सजेस्ट किया कि रो 1 इज रिप्लेस्ड बाय, यस बोलो, 100R1 100R1 प्लस 10R3 10R3 प्लस R2. R2 कर दिया जाए। ऐसा करने से रो 1 के सारे एलिमेंट में K कॉमन आ जाएगा। Yes sir. बट इसमें एक ट्रबल हो रही बेटा। ट्रबल क्या हो रही है कि जब आप किसी रो के एलिमेंट को में कुछ मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 100 टाइम्स हो जाएगी ना, क्योंकि आप रो 1 के एलिमेंट को रो 1 का एलिमेंट टाइम्स 100 कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो Yes, उसमें क्या हो जाएगा ना कि तुम्हारा इस ऑपरेशन के बाद अगर आपने ऐसा किया तो देखो ऐसा आएगा, मैं करके दिखा दे रहा हूं। पहली बात तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज ना हो इसलिए 1/100 भी करना पड़ेगा तुम्हें। फिर यहां पर आ जाएगा तुम्हारा k इंटू I1 आएगा ना, यहां पर आ जाएगा k इंटू I2 और यहां पर आ जाएगा k इंटू I3 और यहां पर तो 2 है, ये 4 है, ये E है, यहां पर 6 है, D है, 2 है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्यों साकेत, सर ये सर सुकृत, आकांक्षा, प्रणत, बोलो सबको समझ आ रहा है? यहां तक तो बात समझ में आ रही है ना सबको? Yes, sir. अब इसके बाद आप के बाहर, मान लो के बाहर निकाल भी लो तो के टाइम्स जो आ रहा है ये डिटर्मिनेंट आ गया डेल्टा बाय 100, वेयर डेल्टा जो आएगा डेल्टा इज नथिंग बट I1 I2 I3 एंड 2 4E एंड 6D2 ये आएगा। ये डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू क्लियरली इंटीजर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेल्टा इंटीजर है, लेकिन डेल्टा बाय 100 इंटीजर हो इसकी क्या गारंटी है? और अगर ये क्वांटिटी क्या, इज इट इंटीजर? इज इट ऑलवेज इंटीजर? हाउ कैन आई प्रूव इट? अनलेस आई प्रूव दैट दिस इज एन इंटीजर, मैं ये नहीं बोल सकता कि ये क्वांटिटी के से डिविजिबल है। तो ये ट्रबल है कि हमें अगर ऐसे प्रोसेस करूंगा तो मुझे इसको, इस वाले नंबर को इंटीजर प्रूव करना पड़ेगा, मतलब मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये डेल्टा जो आएगा वो 100 से डिविजिबल होगा। ये ट्रबल है क्योंकि हमें I1 I2 I3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको 100 से डिविजिबल दिखाने के लिए मुझे तकलीफ होगी। अच्छा अब जरा सोचो कि जो ऑपरेशन आपने किया उसी ऑपरेशन को ध्यान से देखो। आपने रो 1 को रिप्लेस किया ना, ये कहां लिखा हुआ है कि के फैक्टर रो 1 में ही आना चाहिए, रो 2 में के आ जाएगा तो भी चलेगा, रो 3 में आ जाएगा तो भी चलेगा। अब आप देखो कि इस ऑपरेशन में कौन सी रो है जिस, थर्ड रो। रो 2 में ले आएंगे। हाँ सेकेंड Third रो, row, sir. सेकेंड रो के एलिमेंट में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो R2 में 1 मल्टीप्लाई किया आपने, R3 में 10 और R1 में 100, तो R1 को मत चेंज करो ना बेटा, आप ऐसे लिखो R2 इज रिप्लेस बाय R2 प्लस 100 टाइम्स R1 प्लस 10 टाइम्स R3 करो। ऐसा करने से क्या होगा? अब ये हटा दो, ये पहला वाला ऑपरेशन मैंने डिनाई कर दिया कि ये करने से तो मेरी बात बन नहीं रही है, तो इसको हटा दिया मैंने। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? अब जो किया उससे क्या हुआ, सेकेंड रो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड रो में हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। क्या रिप्लेस किया सेकेंड रो में? बोलो। R2 रिप्लेस बाय R2 प्लस 100 R1 प्लस 10 R3। क्या हुआ इससे? फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं हुआ, C97। सेकेंड रो में यहां आ जाएगा तुम्हारा, क्या आएगा बोलो? R2 मतलब 2, अरे ये वाला एलिमेंट क्या आएगा बोलो? 2 प्लस 100 C प्लस 60, तो CDE यही आएगा ना, C62। यस C62 आएगा, तो यहां पर आ जाएगा C62, यहां पर आ जाएगा 9D4, 100 इंटू 9 प्लस 4 प्लस 10D 9D4, और यहां पर आ जाएगा 72E। एंड देयरफॉर, और यहां चूंकि आपने जिस रो को रिप्लेस किया वैल्यू नहीं चेंज हुई, ऐसा रिप्लेसमेंट में वैल्यू नहीं चेंज हुई। इसके बाद में ये सब, अब वो लफड़ा जो पहले किया था ये सब हटा दो। अब ये सब तो मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल था। अब इसको सीधे सीधे आंसर करते हैं। क्या लिखेंगे?
सर तो के बाहर ही आ गया फिर अंदर इंटीजर में। हाँ तो अब सीधे सीधे आ गया तुम्हारा, ये आ गया k टाइम्स, यहाँ से k कॉमन आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ आएगा C97, यहाँ पर आ जाएगा I1 इंटीजर है, I2 इंटीजर है, I3 इंटीजर है, यहाँ 6D2, तो इंटीजर एलिमेंट है तो ये आ जाएगा k मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर एंड देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई k। तो दिस इज हाउ you have to go ahead। 18वां क्वेश्चन हो गया। 19th क्वेश्चन चलो तुम्हारे लिए होमवर्क डाल देते इसको, है ना। 19th क्वेश्चन को आप करके लाएंगे, छोड़ दिया मैंने आज, ठीक है। वैसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये sin 3 थीटा में sin क्यूब थीटा आता है, तो 4 sin क्यूब थीटा इसमें आएगा, तो रो ऑपरेशन लगेगा, अच्छे से दिमाग लगा के करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समराइज करते हैं, ओके। अब इसके बाद में आप करते रहिए। आप सबसे पहला काम तो जो टास्क मैं दे रहा हूं वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो होना है कि कंप्लीटली सॉल्व एनसीईआरटी, डिटर्मिनेंट वाली एक्सरसाइज, डिटर्मिनेंट वाली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को पूरा का पूरा सॉल्व कर जाओ। जितने भी क्वेश्चन है उसमें अच्छे खासे 30-35 क्वेश्चन तो कम से कम होंगे जहां तक मुझे पता है, ठीक है। वैसे मैं देख के अभी तुरंत तुमको बता दे रहा हूं कि कौन सी एक्सरसाइज करना है आपको। वन सेकेंड, ऐसा है जी, कौन सी एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट में आपने देखा होगा, कौन सी एक्सरसाइज में था? डिटर्मिनेंट की कौन सी एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी में, कौन सा चैप्टर था? याद है कि नहीं? नहीं याद है?